हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, 5th चैप्टर, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर के लिए मैंने 2 लेक्चर बनाया हुआ है। आप दोनों लेक्चर देखो, समझो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में उससे ज्वाइन हो सकते हो और मुझे कोई भी डाउट आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देख लीजिए, ताकि ये समझने में थोड़ा आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, क्या दिया इसमें कि मेकिंग ऑर्डर के आउट ऑफ केओस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम इसमें समझने वाले हैं कि कैसे मॉडर्न पीरियोडिक बना था, किसने बनाया था और क्या अरेंजमेंट रखा था। Henry Moseley showed that the atomic number के हिसाब से उसने रखा था। ठीक है, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है कि इसके पहले जो भी हमने साइंटिस्ट के बारे में देखा था, जो भी साइंटिस्ट के हमने बारे में पढ़ा था, चाहे वो डोवर्नियर हो, न्यूलैंड्स हो या फिर आपका मेंडलीफ हो जिसने सब कुछ बनाया था, सब लोगों ने बस एक ही गलती की थी, एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था। ठीक है, और एटॉमिक मास आपको पता है कि वो कैसा है, एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहा था, तो थोड़ा तकलीफ थी बाकी साइंटिस्ट को कि कैसे नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जाए। तो हेनरी मोसले ने क्या किया कि सारे एटम्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी डेट इट्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल है एटॉमिक नंबर को रखना। According Mendel's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table। ठीक है, तो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल को था उसमें क्या किया गया था, उसने एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था, इसने उसी टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया। तो सारे एलिमेंट्स लगभग जो पोजीशन पहले से थे उसी पोजीशन में थे, एक दो जो आगे पीछे थे उनको करना पड़ा। एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो ये आपको इसके पहले पीरियोडिक लॉ था, मैंने आपको बताया था, और ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वहाँ पे एटॉमिक मास था और यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर है, बस यही डिफरेंस है। तो ध्यान में रखना है कि एग्जाम में कौन सा पूछा गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लेट अस रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर गिव अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। अब एटॉमिक नंबर का मतलब आपको पता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है कि जितना प्रोटॉन्स होते हैं उसी के हिसाब से एटॉमिक नंबर होते हैं। तो जितना प्रोटॉन जिस एटम का उतना एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लेड अस टू क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको क्या रखा गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। तो इससे क्या होता है, वो आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एटम में एक फिक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। जैसे आपके क्लास में हर स्टूडेंट का रोल नंबर फिक्स है, उसी तरह हर एटम में प्रोटॉन फिक्स है आपका। तो वो ऐसा कभी नहीं आपको देखने को मिलेगा कि किसी 2 एटम का सेम ही प्रोटॉन हो जाए, नहीं। अगर हो गया तो दोनों एलिमेंट सेम ही है, इसका मतलब। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विथ मोर प्रिसीजन व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और उनका प्रिडिक्शन लगाना आसान था। ठीक है, जैसे अगर मान लो कोई एलिमेंट है जिसका प्रोटॉन 6 है और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट अगर हमारे पीरियोडिक टेबल में 8 वाला है, तो हम 7th वाले के लिए डिस्कवरी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको खोजना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा आसान था। एक्टिविटी में भी क्या लिया, हाउ आर द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब कोबाल्ट और निकल का आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि वो कैसा था, थोड़ा उल्टा था। मतलब निकल का ज़्यादा था तो उसको पहले रख दिया था और कोबाल्ट का कम था तो उसको बाद में रखा हुआ था। अब यहाँ पे रखना आसान है क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखना, क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। ठीक है, एक के बाद पहले आता है कोबाल्ट, फिर आता है निकल। ठीक है, तो निकल को पहले रख देंगे, कोबाल्ट को बाद में रख दिया। ऐसे पीरियोडिक टेबल में आसान होता है कि एटॉमिक नंबर सबका अलग अलग होता है। उसके बाद क्या दिया है, हाउ आर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ वेरियस एलिमेंट डिसाइडेड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स कैसे डिसाइड होंगे, तो आपको पता है कि आइसोटोप्स के क्या होते हैं, मास नंबर अलग होता है ना, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम ही होता है, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं रहा, वो भी ख़त्म हो गया। इज इट पॉसिबल टू हैव एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 1.5, तो नहीं, क्योंकि सब कुछ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है और प्रोटॉन एक फिक्स नंबर में होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर में होते हैं। प्लेस्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हीलियम, नहीं, ऐसा कोई भी प्रोटॉन आपको नहीं मिलेगा जो कि फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, प्रोटॉन फिक्स होते हैं, नेचुरल नंबर में होते हैं। वेयर डू यू थिंक शुड हाइड्रोजन बी प्लेस्ड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसके लिए क्या करेंगे, मॉडर्न, अब हाइड्रोजन को कैसा रखा जाए, तो हाइड्रोजन का देखो कैसा है कि इट इज, इन्होंने कि मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है क्या, कि इट इज़ प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप एबव ऑल द अल्कालीज मेटल, ठीक है, जो अल्कलाई मेटल है उनके ऊपर रखा जाएगा फर्स्ट ग्रुप में इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सिमिलर टू डैट ऑफ अल्कलाइज मेटल। तो जो अल्कलाई मेटल का कन्फिग्रेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसी के जैसा हाइड्रोजन का है, तो इसीलिए उनको हाइड्रोजन के ऊपर रखा, तो हाइड्रोजन को उन लोगों के ऊपर रख दिया फर्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो यहाँ पे जो टेबल है आपका, ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सारे क्या है आपका अल्कलाई मेटल है, इसकी इसी के ऊपर उन्होंने हाइड्रोजन को रखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मेटल्स दिए हुए हैं जितने भी ग्रीन वाले हैं, फिर मेटलॉइड्स हैं, फिर नॉन मेटल्स हैं, ऐसे ऐसे इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपके नोबल गैसेस हो गए, ये हैलोजेंस हो गए 17 ग्रुप वाले, तो ये सारा टेबल थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। अभी आगे देखेंगे तो मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। As we can see, the modern periodic table takes care of three limitations of Mendeleev periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the bases on which the position of an element in the modern periodic table depends. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और इसमें क्या डिफरेंस था कि जो भी मेंडलीफ के लिमिटेशंस मैंने आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में, वो सारे लिमिटेशंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया, तो सब कुछ फुलफिल हो जा रहा था। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, आप देख सकते हो, एज ग्रुप्स एंड 7 हॉरिजेंटल रोज एट पीरियड्स। तो उन्होंने ऐसा ऐसा नाम दिया, ग्रुप और पीरियड्स नाम दिए। लेट अस सी व्हाट डिसाइड्स प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ एंड पीरियड, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि किसी भी एलिमेंट को कौन से ग्रुप कौन से पीरियड में रखना है। तो लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट। तो ग्रुप 1 में आपके कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, और भी है, बट इन चारों में ही अगर देखा जाए तो बाकी सब में सेम ही रहेगा। कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो इनका क्या है कि लास्ट में देखो, लास्ट ऑर्बिट में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। राइट डाउन तो इन्होंने बोला कि ठीक है ग्रुप 1 का लिख दिया मैंने आपको, लास्ट में देख सकते हो सब में 1 है। व्हाट सिमिलरिटी डू यू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो सिमिलरिटी सेम है, सबके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, मैंने ये भी पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है और लिख भी लेना है अगर नहीं लिखा अभी तक तो, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो आपका हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और वैलेंसी अलग चीज़ हो जाती है कि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना है, वो वैलेंसी हो जाती है। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स फ्लोरीन एंड क्लोरीन बिलोंग टू 17 ग्रुप, ठीक है, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन को आप देख सकते हो 17 ग्रुप में है। उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो 7 है। हेंस वी कैन से दैट ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल सिग्निफाई द आइडेंटिकल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो किसी भी ग्रुप में कोई भी एलिमेंट उठा लो या कोई भी 2-3 एलिमेंट उठा लो, उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होता है, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन का उन्होंने दिखाया कि लास्ट में 7 है। On the other hand, the number of shells increases as we go down the group. अब ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्या बोला उसने कि अगर आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अगर आप नीचे चलते चले गए तो क्या होगा, अगर पहला पीरियड है तो उसमें 1 शेल होता है जो कि के शेल है, सेकेंड पीरियड में 2 शेल हो जाएंगे, थर्ड पीरियड में 3 शेल हो। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल आपके क्या होते हैं, इंक्रीज होते चले जाते हैं। जो भी पीरियड होगा वो हमारा शेल हो जाएगा उतना। अगर 5th पीरियड है तो 5 शेल होगा। देयर इज एनोमली व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन
बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड ईदर ऑफ इन ग्रुप 1 और ग्रुप 17 इन द फर्स्ट पीरियड। तो अब हाइड्रोजन को हम दोनों जगह रख सकते हैं, उन्होंने ऐसा बताया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसकी क्या ग्रुप 1 में रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ग्रुप 17 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि वैलेंसी उसकी 1 है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या दिया, इफ़ यू लुक एट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी सारे दिए हुए हैं प्रेजेंट इन द कौन सा, तो सेकेंड पीरियड में है। राइट डाउन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा कि एक एक करके इंक्रीज हो रहा है उनका, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे लिथियम का आपने लिखा 2,1 तो ये हो जाएगा 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 ऐसे ऐसे चलेगा 2,6 और लास्ट में नियोन है तो ये 2,8 हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। डू दीज एलिमेंट्स ऑल्सो कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है क्योंकि एक एक करके इंक्रीज हो जा रहा था। किसी में लास्ट में 1 था, फिर लास्ट में 2 हो गया, फिर ऐसे 3 हो गया, बढ़ते चले गए। डू दे कंटेन सेम नंबर ऑफ शेल, हाँ शेल सेम होंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे सेकेंड पीरियड में आ जाते हैं, तो इसीलिए। यू विल, इन्होंने नीचे लिखा भी है, यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, ये सब कौन से पीरियड में है, सारे सेकेंड पीरियड के हैं। डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगी, बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स, और बाकी इनमें शेल तो सेम ही रहेगा। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाई 1 यूनिट, और वैलेंस जो शेल है एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स, जो एक के बाद एक क्या होंगे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते चले जाएंगे एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। रीजन क्या है, उनकी एटॉमिक नंबर बढ़ रही है तो इसीलिए उनका वैलेंस शेल भी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते चला जाएगा बाई 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जा रहे हैं किसी भी पीरियड में तो क्या होगा, वो एक एक करके इंक्रीज होते चले जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। या दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि डिफरेंट जो आपके एटम्स हैं अगर उनका सेम नंबर ऑफ शेल है तो एक ही में रखा जाएगा। जैसे अगर सेकेंड पीरियड में है, जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनका 2 ही शेल होगा। अगर थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो 2-3 ही शेल होगा, ऐसे ऐसे चलेगा। जैसे आप देख सकते हो सोडियम का, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे थर्ड पीरियड में आते हैं, तो जाहिर सी बात है उसने लिखा भी ऐसे थर्ड पीरियड में है। तो सिंस दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड बाई KLM, तो अब कितने सेल हो गए, थर्ड पीरियड है इसलिए 3 सेल भी होंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कन्फर्म द अबव स्टेटमेंट। आप लिख सकते हो जैसे सोडियम का क्या हो जाएगा 281, 282 ऐसे ऐसे चलते चला जाएगा, लास्ट में क्लोरीन आएगा 287 पर। तो सब में 3 ही सेल आ रहे हैं, ठीक है। ईच पीरियड मार्क्स ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फिल्ड, और हर जो एलिमेंट्स है उसका जो लास्ट ऑर्बिट है जो कि M सेल है उसमें एक एक इंक्रीज होते चला जाएगा क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फर्स्ट जो पीरियड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आप देख सकते हो, हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट रहेंगे। सेकेंड वाले में 8 रहते हैं एलिमेंट, थर्ड वाले में भी 8 रहेंगे और फोर्थ वाले में 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। We can explain the number of elements in these periods based on how electrons are filled into various cells. You will study the details of this in higher classes. ये higher classes में ये बताया जाएगा आपको। Recall that the maximum number of electrons that can be accommodated in a cell depends on the formula 2n square. तो ये 2n square का फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा 9th में कि किसी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हम दे सकते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा 2n स्क्वायर से। जैसे अगर पहला सेल है तो n की वैल्यू 1 रख दो। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है नीचे में कि K सेल में क्या होगा, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि पहला सेल है, तो 2 आ जाएगा आंसर। फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 जाए 8, तो L सेल में 8 हो जाएगा। इस तरह से आपका चलते चला जाता है 2, 8, 18, 32 ऐसा ऐसा। अब द रीजन फॉर दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, ठीक है। The position of an element in the periodic table tells us about its chemical reactivity. As you have learned, the valence electrons determine the kind and number of bonds formed by an element. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बताएगा क्या कि कैसा बॉन्ड बनेगा, मतलब वो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहा है जो मैंने पिछले चैप्टर्स में बताए हुए हैं आपको।
कैन यू नाउ से वाई मेंडलीफ चॉइस द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स एज द बेसिस फॉर द डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन। तो मेंडलीफ ने क्या किया था, उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टी देखा था, और केमिकल प्रॉपर्टी में उसने यही देखा था ना कि कैसे कौन सा एलिमेंट कौन सा कंपाउंड बना रहा है, हाइड्राइड्स कैसे बन रहा है, उसका ऑक्साइड कैसे बन रहा है। तो यही सब रीजन्स थे मेंडलीफ ने जो देखा था, और उसका लगभग 99% टेबल सही भी था। अब ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले वैलेंसी क्या होती है तो आपको पता है, अभी मैंने बताया भी। एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी से वैलेंसी पता की जाएगी, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही वैलेंसी पता चलती है। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो मतलब लास्ट ऑर्बिट में 1 है, मतलब वो एक लूज करेगा। तो जितना लूज और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम, वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है। हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वही मैंने बताया, कोई भी आपको पास एटम दिया हुआ है, अगर आप उसका एटॉमिक नंबर पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। ठीक है। और फिर उसके हिसाब से आप देख लो वो गेन करना चाहता है या लूज करना चाहता है। मेटल होगा तो लूज करेगा, नॉन मेटल है तो गेन करेगा, और सब अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो यही सब इन्होंने दिया हुआ है। जैसे मैग्नीशियम है तो क्या होगा, 282 हो जाएगा। फिर लास्ट में इसका 2 है तो क्या करेगा, ये लूज कर देगा। तो लास्ट में 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे और वैलेंसी भी 2 होगा। सल्फर में क्या हो जाएगा, तो 286 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख रहा ध्यान दो, 286 है तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन वैलेंसी 2 हो जाएगी क्योंकि वो 2 गेन करना चाहता है। ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन पीरियड फ्रॉम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगी वैलेंसी, पहले क्या होगा, पहले लास्ट ऑर्बिट में किसी का 1 है, फिर लास्ट में 2 होगा, फिर 3 होगी, तो धीरे धीरे वैलेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वो चीज़ इन्होंने बताया हुआ है। स्टार्टिंग में मेटल है तो वो सारे क्या करेंगे, वो लूज करेंगे, और जैसे जैसे आप आगे चले जाओगे तो वो नॉन मेटल आ जाएगा तो वो लोग गेन करेंगे। तो ये सिर्फ ध्यान में रखना है। हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन ए ग्रुप। डाउन द ग्रुप करोगे तो क्या होगी, वैलेंसी सेम होती है, क्योंकि आपको पता है कि सबके लास्ट ऑर्बिट में 1 है, इसीलिए उसको एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, तो सेम ही रहेगा। एटॉमिक साइज की बात करें, कोई भी एटम कितना बड़ा हो सकता है, द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। कि किसी भी एटम का रेडियस से हम पता कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा है। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आउटर एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। मतलब आइसोलेटेड एटम, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का सेंटर से लेकर लास्ट जो भी उसके ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है कि 3 ऑर्बिट है, उस पर डिपेंड करेगा। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का याद रखना है, पूछे जा सकते हैं क्योंकि बुक में दिया है तो पूछ सकता है वो, तो 37 पिकोमीटर है। लेट अस स्टडी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन द ग्रुप एंड द पीरियड। कि साइज ग्रुप और पीरियड में किस तरह से एटॉमिक साइज का पता चलता है। तो यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट्स के उन्होंने एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है। ठीक है। अब इसने बोला कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लो, तो मैंने देखो यहाँ पे अरेंज कर दिया है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये आप देख सकते हो कि आपका कौन सा ग्रुप है, सॉरी कौन सा पीरियड है, तो सेकेंड पीरियड है। तो सेकेंड पीरियड में अब क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। तो अगर लेफ्ट टू राइट, देखो मैंने यहाँ एरो बनाया है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है, साइज कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है साइज। तो देखते हैं, उन्होंने बताया क्योंकि आपको देखो यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा कि लिथियम का 152 है, फिर 111 है, तो रेडियस धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटे होते चले जा रहे हैं। तो ये इन्होंने लिखा, आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज द पैटर्न ऑफ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। तो हाँ, विच एलिमेंट्स हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम्स, कौन सा सबसे बड़ा कौन सा छोटा है, तो आप रेडियस के हिसाब से बता सकते हो। अब यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। क्या लिखा उसने कि यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड। कि अब एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो जा रहा है। कब, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, मतलब आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो किसी भी पीरियड में। क्यों हो रहा है ऐसा, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंस टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब आप ध्यान दो अगर कि लेफ्ट साइड में आपकी जो भी एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो धीरे धीरे आप राइट साइड की जा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो उनके बीच का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ने लगता है। और ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण क्या होता है, वो लोग चाहते हैं कि सब लोग न्यूक्लियस के पास आना चाहें।
तो जैसे किसी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो न्यूक्लियस पे जो फोर्स लगाएंगे और जो 5 इलेक्ट्रॉन मिलके लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है 5 जो इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो किसी एटम का एटॉमिक नंबर 10 है और किसी एटम का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 10 वाला ज़्यादा बड़ा होगा, 15 वाला छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है, वो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे न्यूक्लियस के पास आने के लिए, तो वो छोटा हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रिड्यूसेस द साइज ऑफ एटम। ये चीज़ ध्यान में रखना है। उसी तरह अब डाउन द ग्रुप में, तो डाउन द ग्रुप में आप देखो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है आपका। पहले रेडियस 152 था, फिर 186 हो गया, 231 हो गया, अब 262 हो गया। तो डाउन द ग्रुप आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसने क्या बोला कि यू विल सी दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। एटॉमिक साइज क्या देखने को मिल रहा है आपको कि इंक्रीज हो रहा है। कब? टू द डाउन द ग्रुप। अब क्यों इंक्रीज हो रहा है? तो दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स, क्योंकि आपको पता है कि मान लो कि लिथियम आपका क्या है, सेकेंड ग्रुप में 2 सेल होंगे, इसमें 3 सेल आ जाएगा, इसमें 4 सेल आ जाएगा, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल बढ़ते चला जाएगा। और एटॉमिक रेडियस जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस से लेके लास्ट तक का मेजर किया जाता है, लास्ट सेल तक का। तो इस तरह से साइज बढ़ते चला गया, और साइज बढ़ते गया तो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगी किसी भी एटम का साइज। दिस इंक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस सो डैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये चीज़ इन्होंने बताया कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नए नए सेल ऐड होते चले जाएंगे, और नए नए सेल ऐड होंगे तो न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस भी इंक्रीज होते चला जाएगा, तो एटम भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। उसका मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज में क्या दिया है कि एग्जामिन एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड एंड क्लासीफाई देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जितने भी ग्रीन वाले हैं सब मेटल्स हैं, पिंक वाले मेटलॉइड्स हैं, येलो वाले नॉन मेटल्स हैं। तो उसने क्या बोला कि एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। जाहिर सी बात है ये मेटल है तो लेफ्ट साइड में होंगे, आप पिक्चर में देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वाइल द नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड राइट साइड। जो आपके सोडियम मैग्नीशियम ये मेटल है तो वो किधर है, आपके लेफ्ट साइड में है, और जो आपके सल्फर और क्लोरीन है ये नॉन मेटल है, वो किधर मिलेंगे आपको, तो राइट साइड में मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। मिडिल में आपको दिखेगा वी हैव ए सिलिकॉन विच इज क्लासिफाइड एज सेमी मेटल। अब सिलिकॉन जो है वो एकदम दोनों के बीच में है, तो वो सेमी मेटल है, या फिर उसका एक नाम है मेटलॉइड। क्यों? इट एग्जिबिट्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल एंड नॉन मेटल्स की जैसी है, इसलिए इसका नाम मेटलॉइड है। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो एक जिगजैग लाइन आपको दिया होगा, सेपरेट्स मेटल फ्रॉम नॉन मेटल्स। द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स, इसमें आपके सारे आपको एलिमेंट्स के नाम याद रखने होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ बुक में दी हुई है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे आपको क्या है, जिगजैग लाइन के अंदर आते हैं। तो ये सारे मेटलॉइड है, आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, या सेमी मेटल्स भी इनको कह सकते हो। एज यू हैव सीन इन चैप्टर 3 मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स मैंने अभी भी बताया कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वाइल फॉर्मिंग बॉन्ड्स, डेट इज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो वो लूज करेंगे तो इसलिए उनका नाम क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उनका नेचर रहेगा। हाउ डू यू थिंक द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस इन ए ग्रुप। तो टेंडेंसी कैसे ग्रुप में चेंज होती है, तो उसने क्या बोला है कि एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड। तो आपको पता है कि अक्रॉस ए पीरियड मतलब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज क्या आती है, बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज हो जाती है अक्रॉस ए पीरियड। द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर सी बात है टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब अगर इसको दूसरे तरीके से समझना है तो आप पहले मेटल रहते हैं, बाद में नॉन मेटल रहते हैं, तो मेटल क्या करेंगे, लूज करेंगे, और नॉन मेटल क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो किसी भी पीरियड में, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो क्या होगी, टेंडेंसी लूज करने की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप धीरे धीरे नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे लिखा है। अब डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप में क्या होगा, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय ए वैलेंस। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है डाउन द ग्रुप में। तो उसने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीजिंग
बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फारदेस्ट। यहाँ पे आपका क्या इसने बोला कि जो भी चार्जेस एक्सपीरियंस बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीजिंग, जो भी क्या होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फारदेस्ट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इसको समझना कैसे है कि डाउन द ग्रुप आपको पता है कि नए नए सेल ऐड होते चले जाते हैं। सेकेंड पीरियड में 2 सेल है, थर्ड पीरियड में 3 सेल है, फोर्थ पीरियड में 4 सेल है। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चले जा रहे हैं। तो दूर चले जा रहे हैं मतलब डाउन द ग्रुप क्या होगा, आपका टेंडेंसी लूज करने का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लोग दूर हैं, जल्दी लूज कर देंगे। अब किसी एटम के पास 2 सेल है तो उसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा नज़दीक है न्यूक्लियस से, बट कोई एटम है जिसके 5 सेल है तो उसका इलेक्ट्रॉन 5वां सेल वाला तो बहुत दूर है ना, तो वो जल्दी लूज कर देगा। तो देयरफॉर दिस कैन बी लॉस्ट इजली, वो जल्दी से लूज कर देगा लास्ट वाला जिसके पास ज़्यादा सेल है। हेंस मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, तो इससे क्या हो रही है आपकी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जा रही है, वो लूज कर दे रहा है। अक्रॉस ए पीरियड आपकी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है डाउन ए ग्रुप। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मेटल का जो कैरेक्टर है अक्रॉस ए पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो तो डिक्रीज होना है, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। आपको ये भी पता है नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्डिंग बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब क्या दिया है, हाउ वुड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो गेनिंग की टेंडेंसी क्या होगी, धीरे धीरे उनका बढ़ेगा कि आप नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो। इधर लेफ्ट साइड में तो घटने लगेगा, लेकिन जैसे आप राइट साइड में जाओगे तो बढ़ जाएगा। तो उसने लिखा है एज द ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल टुवर्ड द टॉप। येलो कलर का आप देख सकते हो। These trends also help us to predict the nature of oxides formed by the elements because it is known to you that oxides of metals are basic। ये मैंने पहले ही बताया था कि मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, तो बेसिक होता है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, तो एसिडिक हो जाएंगे। जैसे मेटल का ऑक्साइड क्या, जैसे कॉपर ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सेलेक्ट लाइम है आपका, ये सब क्या है, बेसिक है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया आपका, तो ये सब जितने भी हैं ये कहलाते हैं एसिडिक, नॉन मेटल वाले। ठीक है, तो यही सब दिया था आपको। उसके बाद आपकी कुछ चैप्टर में है नहीं, तो जो भी एक बार समझो इसको अच्छे से, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछो। मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल भी बना के दिया हुआ है लिंक, आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हो। किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे एक बार कांटेक्ट ज़रूर करो। ठीक है, चलो बाय।